प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्पर्श से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ आरंभ करेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, शिखर कहते हैं पहाड़ों की चोटी को। चोटी पर चढ़ने वाली, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाली, और वो भी हिमालय पर्वत की एवरेस्ट चोटी पर सबसे पहले चढ़ने वाली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त करने वाली बछेंद्री पाल के जीवन से ये संबंधित है। बछेंद्री पाल का जीवन साहस का पर्याय है। उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला होने का, भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। उनका जन्म 1954 में गढ़वाल में उत्तरकाशी में एक छोटे से गांव में हुआ था। वे निरंतर परिश्रम का जीवन जी रही थी। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी, क्योंकि जब भी वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए चेष्टा करती तो बड़ा भाई उन्हें टोक देता, लड़कियों का काम नहीं है। उन्हें इस बात से बहुत बुरा लगता। उनसे छोटा भाई था जिसे बड़ा भाई अपने साथ ले जाता था और उसे विवश करता था कि उसे पर्वतों पर चढ़ना है। इन्हें हमेशा निरुत्साहित कर देता था, पीछे हटो, तुमसे नहीं होगा। अब इस चीज़ से उनके मन में ये दृढ़ इच्छा हो गई कि मैं वही कर सकती हूँ, बल्कि उनसे अच्छा कर सकती हूँ जो लड़के कर पा रहे हैं। एक चुनौती को लेने की उनके मन के अंदर जो प्रवृत्ति थी, उसी ने उन्हें प्रेरित किया और वो इतने बड़े अभियान में सफल हो पाए। उन्होंने बचपन में रोज़ पहाड़ों पर चढ़ना उतरना इसका जारी रखा। उसका एक कारण ये भी था कि जब वो पहाड़ों पर रहती थी और बारिश, जब भी बर्फ़ पड़ जाती थी तो स्कूल के कारण, वो स्कूल तो ऊपर है, घर नीचे लाना पड़ता था। अब स्कूल के कारण उन्हें रोज़ ऊपर भी चढ़ के जाना है, तो पर्वत पर चढ़ना और उतरना, बर्फीली हवाओं का सामना करना उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। और इसीलिए अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए उन्होंने जो जीवन का लक्ष्य रखा, उसे उन्होंने सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। उन्होंने जब ये यात्रा की है, अभियान में हिस्सा लिया है, तो उसके आरंभ से लेकर अंत तक का उल्लेख उन्होंने स्वयं अपनी लेखनी से किया है। ये उसी का अंतिम हिस्सा है। जब वो अंतिम पड़ाव पर हैं और चोटी पर पहुंचने वाली हैं, बस उस संघर्ष का ही उन्होंने इसमें रोमांचक वर्णन किया है। हम उतना ही भाग पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए और जीवन में उत्साह को हमेशा बनाए रखिए। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल कहते हैं जो पहले जाता है, रास्ते की कठिनाइयाँ देखता है, भांपता है, और यदि कोई भी ऐसी मुसीबत आने वाली हो तो उसे दूर करने में काम करता है, ताकि जो अभियान दल के वास्तविक पर्वतारोही हैं उन्हें ज़्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े, जिससे कि वो हमें बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सकें। हिमपात कहते हैं बर्फ़ का गिरना। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान के और आसपास के गांव के होते हैं। शेरपा वो कुली हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं और ऊपर जाने वाले यात्रियों के लिए नेपाली व्यक्ति हैं, और पर्वतारोहण करने वाले यात्रियों के लिए सामान ढोने का काम करते हैं। ये नमचे बाज़ार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा शब्द पर ध्यान दीजिए। साधारण दृष्टि से नहीं देखा, एक आकर्षण से, प्रेम से। जब भी आप किसी भी चीज़ को लगन से, आकर्षण से देखते हैं, आप निहारते हैं, उसमें एक भावुकता है, उसमें एक कोमलता है। अब ये आकर्षण से बंधी हुई यहाँ तक आई हैं और उसी प्रेम आकर्षण से वो हिमालय को पहली बार देख रही हैं, जिसे नेपालियों ने सागर माथा के नाम से बुलाते हैं। मुझे ये नाम अच्छा लगा, एक नया सा शब्द लगा और बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। ऊपर हवा में धूल के कण नहीं हैं, बर्फ़ के कण हैं, लेकिन धूल जैसे उड़ रहे हैं, और क्योंकि बहुत दूर हैं, बहुत उनके अंदर ऊंचाई है, तो उसे देखते देखते ऐसे लगा जैसे आकार में वो कोई फूल हो। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ़ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। अब एक 10 किलोमीटर, आप कल्पना कर सकते हैं आपके घर से लेकर 10 किलोमीटर का रास्ता कितना होगा, लेकिन दूरी से देख रहे हैं, निचाई से देख रहे हैं, तो वो इकट्ठा होकर एक छोटे से फूल के समान दिख रहा है।
प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में मुझे ये डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। डर तो लगा, लेकिन आकर्षण ज़्यादा है, वही मुझे खींचकर ले गया। इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन, स्खलन कहते हैं भुरभुराकर, झड़कर, टूट जाना। जैसे पर्वत के टुकड़े गिरते हैं, ऐसे बर्फ़ के टुकड़े पिघल पिघल कर गिर रहे हैं, और उसी में एक शेरपा कुली दब गया था। दुखद, दुखद शब्द का पर्याय विरोधी शब्द होगा सुखद। उसके साथ साथ व्याकरण पर भी ध्यान दीजिए। जब आप देख रहे हैं दुखद शब्द का प्रयोग हो रहा है, दुखद का विरोधी शब्द बनता है सुखद। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, धसकना मतलब अचानक से नीचे घुस जाना, लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद अर्थात निराशा, सबके मन में आया अभी तो हमने चढ़ाई पूरी नहीं की, पूरे रास्ते नहीं पकड़े हैं और कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। तब नेता ने, जो कर्नल खुल्लर है, उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से, सहज माने साधारण रूप से, जैसे हम सांस ले रहे हैं ऐसे सांस बंद हो गई, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि इतना कठिन, इतना जोखिम भरा, मुसीबतों से भरा हुआ अभियान है, तो मृत्यु होना कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए दुख तो होगा, निराश नहीं होना है। निराश हो जाएंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। इसलिए सहज भाव से, सहज का विरोधी शब्द है असहज। स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार का विरोधी आप जानते हैं अस्वीकार। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अवगत कराना, परिचित कराना, क्योंकि वो रास्ता देख कर आए हैं। उन्होंने आते ही बताया है कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर झंडियों से रास्ता चिन्हित मतलब चिन्ह लगा दिए गए हैं। अब वहाँ तो कोई ऐसे और निशान बन नहीं सकते हैं, कोई माइलस्टोन्स नहीं है, बर्फ़ है और कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपनी झंडियाँ गाड़ तो दी हैं, लेकिन आगे देखिए वो क्या सतर्क कर रहे हैं। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। जायज़ा लेना, अनुमान कर लिया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। ये मानकर चलिए कि मैं चिन्हित करके आया हूँ, मैं आपका रास्ता प्रशस्त करके आया हूँ, लेकिन जिस तरह के तूफ़ानी वातावरण से आया हूँ, अगर आप वहाँ जाएं और आपको कोई निशान न मिले तो उसमें आश्चर्यचकित मत होइए, वो नष्ट हो सकते हैं। अनियमित, नियमित, अनिश्चित, निश्चित, विरोधी शब्द साथ साथ सीखते चलिए। हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। अनुकूल कहते हैं माफिक बैठना, उसको शायद उसमें कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ प्रतिक्रिया हुई और वो उसको सह नहीं पाया और उसकी मृत्यु हुई। अनुकूल का विरोधी शब्द है प्रतिकूल। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, बहुत निराशाजनक स्थिति थी। एक मृत्यु पहले हो गई, एक मृत्यु अब हो गई। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, स्तब्ध हो गई। आप किसी भी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पहली बार पहुँचिए, आपने सुना होता है ये यहाँ ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, लेकिन जब आप वास्तव में उसे देखते हैं तो आप अवाक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। वो अनुभव ही बड़ा अद्भुत होता है। आप प्रायः देखिए, हम लोग सुनते हैं ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये विशाल भवन है और सौंदर्य का प्रतीक है। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब हम वास्तव में देखने के लिए पहुंचते हैं तो उनकी भव्यता को, उनके सौंदर्य को देखकर हम अवाक हो जाते हैं, चुप,
कुछ नहीं कह पाते। हम जानते हैं कि हम यही देखने आए थे, पर जब वास्तव में देख लेते हैं तो सभी भौंचक के रह जाते हैं। वही स्थिति बछेंद्री की है। रोज़ सोच रही हैं मैं एवरेस्ट पर चढ़ूँगी, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूँगी। आज जब उसको साक्षात देख रही हैं तो स्तब्ध होकर देख रही हैं। एवरेस्ट लोथ से और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अचानक से ही छोटे बड़े सब टुकड़े गिरने लगते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल अचानक से एकदम गिर जाती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर माने गड्ढे, बर्फ के बड़े बड़े गड्ढे बन सकते हैं, इस मात्र ख्याल से ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। कोई आगे जा रहा, कोई पीछे जा रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि तूफान एक न एक यात्री को छू कर ना निकले। मतलब हम सबको उसके लिए तैयार रहना है। दूसरे दिन आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, अब ये देखिए क्या क्या तैयारी वो कर रही हैं, क्या क्या उन्हें सिखाया जा रहा है। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विस्तृत जानकारी बड़े डिटेल में, बहुत ध्यान से सूक्ष्म बात भी उन्हें बता दी गई जो अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग से संबंधित थी। साधारण बातें तो बताई हैं, लेकिन कुछ न कुछ तकनीकी बातें भी हैं जो उन यात्रियों को मालूम होनी चाहिए थी और उन्हें बड़े आराम से समझा दी जाती हैं। देखिए, एक साथ सब कुछ नहीं बताया जाता, एक साथ बताने का लाभ भी नहीं होता। उसके बारे में सूचनाएं दे दी जाती हैं, उसको विस्तार से नहीं बताते। विस्तार से बताते हैं जब आप सामना कर रहे हैं। अब वो क्योंकि सामना कर रही हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं, अब चोटी पर चढ़ना है, तो वहाँ पर हर कदम पर जो कुछ भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी उसकी जानकारी वो उन्हें निरंतर दे रहे थे। तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गुम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। अब उस ज़माने में तो इस तरह का कोई हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था कि हम कहीं से भी किसी से भी संपर्क स्थापित करें। ये वॉकी टॉकी होते थे जिससे वो नीचे बेस कैंप के लोगों को भी अपनी सूचनाएं देते रहते थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब उन्होंने हमें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। स्त्रियां सबसे पहले पहुंच गईं। ये उनके लिए बड़े ही आनंद का विषय था। अंगदोर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेन सिंह अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए, क्योंकि आपने सुना है तेन सिंह, हिलेरी और तेन सिंह 2 ऐसे पर्वतारोही थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचे थे। किसने पहले पांव रखा, किसने बाद में पांव रखा, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण उस समय नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो अभियान हमने पकड़ा है उसमें हम सफल हो जाएं। अब वो लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। खिलाड़ियों में भी आपने प्रायः देखा है, जब भी कोई ऐसा विशेष मैच होता है, कोई भी विशेष समय होता है, तो जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो सबका उत्साह बढ़ाने आते हैं। ऐसे तरीके से तेन सिंह वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने देखा कि केवल जो यात्री हैं उन्हीं का हौसला नहीं बढ़ाना, उनके जो सहायक कुली हैं उनको भी वो हौसला देने जा रहे हैं, उनको अभी वो उत्साहवर्धन करने जा रहे हैं। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय ये कहकर दिया कि मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, बिल्कुल अभी सीखना शुरू किया है। ये उनकी नम्रता है। बहुत अभ्यास के बाद ही उनका इसमें चुनाव हुआ था। बछेंद्री के अंदर
पर्वतारोहण की विशेष योग्यता थी, इसीलिए इतने कठिन अभियान में उन्हें चुना गया। लेकिन उनके अंदर एक नम्रता है, झुककर चलने की आदत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ पर्वतारोही, मैं तो एक मामूली हूँ और बिल्कुल नौसिखिया हूँ। एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेज सिंह हंसे और मुझसे कहा, एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा, ऊपर चढ़ना नीचे जाना, क्योंकि वो कुली के रूप में सहायता भी कर रहे थे, तो उनके लिए ऊपर चढ़ना उतरना बहुत आवश्यक था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बहुत बड़े वाक्य से उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया कि तुम्हारे लिए मामूली बात है, तुम तो पर्वतों में रहने वाली दिखाई दे रही हो, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ये हौसला अफजाई है, ये हौसला बढ़ाना है। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। अब एक घटना का विशेष रूप से वो उल्लेख कर रही हैं। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और अन्य 8 शरीर से मजबूत ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी और रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली जा रही है। अब उतने ऊपर में इस तरह के कोई पशु पक्षी नहीं है, कुछ नहीं, ये अचानक से इतना वज़न और वो भी ठंडा शरीर पर कैसे आया। नींद में थी तो समझ नहीं पाई कि ठंड से तो घिरी हुई हैं, बर्फ़ से ही तो घिरी हैं, तो जो भी गिरा होगा वो बर्फ़ का टुकड़ा ही होगा। लेकिन नींद में थी, एकदम से वो समझ नहीं पाई। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज माने एक गुच्छा, एक ढेर सा उसका लग गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। ऊपर से जब गिर रही है चट्टान टुकड़े होके, तो सीधी पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल स्लांटिंग है, तिरछी हैं, उतरती चली जा रही हैं, रास्ते में कोई बाधा ही नहीं है, तो कहाँ रुकेगी। वो सीधी गति से नीचे आई और इनके कैंप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। उनके लिए सुखद बात ये थी कि चोटें तो लगीं और गंभीर भी लगी होंगी, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ा बर्फ़ का और नीचे भी बर्फ़ है, वो भी नरम होगी तो धंस गई हैं उसके अंदर बछेंद्री पाल। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। ये बहुत ही भयानक अनुभव था। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। सभी घायल थे, फिर भी जो सबसे ज़्यादा घायल रहा होगा, ऐसे साथी की सहायता के लिए उसे स्ट्रेचर में लटाकर नीचे उतरना बड़ा जोखिम भरा काम था और उनका जो नेता है उन्होंने उसकी भरपूर प्रशंसा की। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थीं? जी हाँ। देखिए, भय को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी शक्ति की का प्रतीक है। हमें डर लगता है और हम दिखावे के लिए कहते नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। स्वीकार करिए आपको डर लग रहा है। स्वीकार करिए कि अगर आप दुख का सामना कर रहे हैं तब तो उसे दूर करने का उपाय करेंगे। आप तो अपने आप को धोखा देते रहते, नहीं 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 मुझे नहीं डर लग रहा, मुझे दूसरा क्या सहायता करेगा। स्वीकार करिए, उस भय का मुकाबला करिए और उस भय से बाहर आइए। जो काम बछेंद्री पाल ने किया है, उन्होंने बड़ी दृढ़ शब्दों में कहा कि जी हाँ, मैं भयभीत थी। तो क्या तुम वापस जाना चाहोगी? अगला प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न है, भैया जो डर गया है उसे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बछेंद्री पाल हैं,
उन्होंने उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अब यहाँ इस घटना तक हम पढ़ेंगे और अगली घटना, आगे का विस्तार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसे दोहराइए फिर से पाठ को और इसके अंदर से बछेंद्री पाल के दृढ़ता, चरित्र की दृढ़ता पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने जीवन में उस उत्साह को लाने की चेष्टा कीजिए।